जय हिंद साथियों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पे आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है 14 अगस्त से शुरू होने वाला, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट जो रखा गया 13 सितंबर और 26 रखा गया है। और फिर किसी का फीस फंस जाता है तो फीस लास्ट अब देने का समय जो है 15 सितंबर रखा गया है। उसमें किसी तरह का करेक्शन करने का विंडो जो है 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच रखा जाएगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसका स्क्राइब का डिटेल्स फुलफिल करने के लिए आपको 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच डेडलाइन दिया गया है। इसमें बीच आपको फुलफिल कर देना है। उसका लेवल 6 का जो है 35,400 इनिशियल पेमेंट रखा जाएगा और 18 से 33 ईयर्स के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है 3993 टोटल पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, उसका इन्होंने पहले ही मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड हम देखते हैं कि क्या रखा गया है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए डिस्टेंस विजन जो है 6/9 या 6/9 विथ या विदाउट ग्लासेस रखा गया है। पावर जो है 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन जो है 0.6 विथ या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, आपको पास होना अनिवार्य होगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको डिस्टेंस विजन जो है 6/9 या 6/12 विथ या विदाउट ग्लासेस और पावर जो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन जो है 0.6 विथ या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और इसमें भी आपको कलर विजन टेस्ट को पास करना अनिवार्य है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए डिस्टेंस विजन 6/12 से 6/18 विथ या विदाउट ग्लासेस है। और नियर विजन वही है 0.6 है, 0.6 विथ या विदाउट ग्लासेस है। तो यहाँ पे नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप जो इंडियन भी चलेगा, नेपाल भूटान इस सब में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है पहले ही मेंशन कर दिया गया है। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो 18 साल है, जो कि 1/1/2009 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे स्नातक अब फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिखा गया UR एडुलस के लिए 2/1/1994 तक, OBC एनसीएल के लिए 2/1/1991 तक, 2/1 और SC/ST के लिए 2/1/1989 तक। ठीक है, और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो कि नीचे में मेंशन किया गया है। जैसे SC/ST कम्युनिटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, OBC एनसीएल के लिए 3 साल का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कैंडिडेट SC/ST OBC एनसीएल है जो कि एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं, तो वो UR सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाते हैं तो आपका कट ऑफ भले ही UR से ज़्यादा नंबर क्यों ना लेके आ जाए, आपका सीट जो है अनरिजर्व से यानी कि रिजर्व सीट में ही आपको मिलेगा। अनरिजर्व में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस जो है UR OBC NCL EWS के लिए 500 रुपये रखा गया है। महिला SC/ST PWBD कैंडिडेट ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी ये सब के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। तो यहाँ पे 4 स्टेज रखे गए हैं। पहला स्टेज CBT1 टेस्ट होगा, दूसरा में CBT2 टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपके पास फाइनल मेरिट तैयार होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे CBT1 में जो होगा आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि फुल्ली नॉन टेक होंगे, जिसमें 30 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 25 रीजनिंग और 15 जनरल अवेयरनेस और 30 जनरल साइंस के। इसमें आपको 1/3 का नेगेटिव है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC एनसीएल के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% रखे गए हैं। इसका 15 टाइम्स जो बच्चे को जो है CBT2 के लिए इन्वाइट किया जाएगा, जिसमें आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट जिसमें से डिप्लोमा के इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी जनरल अवेयरनेस साइंस और कंप्यूटर से रहेंगे। ये भी आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC एनसीएल के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा गया वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपको CBT2 टेस्ट में दिया जाएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर वहाँ पर रहेगा आपका। ठीक है, उसे हम देखते हैं बोर्ड बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि सारी गलतियाँ नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। जैसे नॉन वाइट बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। नॉन ब्लैक पेन इंक का सिग्नेचर करते हैं तो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बैकग्राउंड जो वाइट रखना है, और जब आप सिग्नेचर कीजिए तो वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। आप जैसे सिग्नेचर करते हैं सारे के सारे ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए और क्लियर विजन होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा।
जो भी आप अपलोड करेंगे एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड पहले ही मेंशन कर दिया है किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो आप इस फॉर्म को देख लीजिएगा और इस मेडिकल स्टैंडर्ड पहले जो बताया उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस फिल कीजिएगा। उसके यहाँ पे जो इंजीनियरिंग यानी कि सिविल में जितने भी ब्रांचेस हैं उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया रखा गया 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स ड्यूरेशन वाला है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं सब के लिए ही आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, उसमें के अनुसार इस मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाएगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आप प्रेफरेंस में मेडिकल स्टैंडर्ड को देख के ही फिल कीजिएगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रेक मशीन में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग में, ETC में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट जितने भी फॉर्म हैं सारे के सारे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं B1 C1 B2 इस तरह से। इसमें आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल मशीन ETC में है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ETC में है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आइए, जितने भी डिपार्टमेंट है सारे का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल में यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपके पास B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, और आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ETC में, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर डिजाइन SNT में R&D डिपार्टमेंट, इसके लिए B2, इसके लिए आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ETC में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर SNT टेलीकम्युनिकेशन में, इसके लिए आपके A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके पास आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए डिग्री, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पोस्ट का नाम है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में, आपके पास स्टोरेज डिपार्टमेंट में है, C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जोन वाइज कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को देख लीजिए, एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए और मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख लीजिएगा। उसके बाद अपना जोन सेलेक्ट कीजिएगा, और जोन सेलेक्ट करने के बाद उस हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लीजिएगा। एक बार पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी और मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। इसमें सारे के सारे कैटेगरी के यहाँ पे कौन जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसके यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया, इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको बना के अपलोड करना, और DV के समय में आपको ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट भी करना पड़ेगा। देखा वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी समस्या रहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपनी समस्या।